ये सेकेंड पार्ट अभी शुरू कर रहे हैं, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये क्वेश्चन आएगा या तो मिड सेम में पूछा जाएगा या एंड सेम में, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार पूछेंगे। एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप बाय, अंडरलाइन करो, एफ ए खान। के ए एच एन ए खान नहीं है। इन द अर्ली 1930s he developed the concept of employment multiplier. The concept of multiplier was refined यानी further developed by J.M. Keynes. He developed the concept of investment multiplier or income multiplier. अब definition and formula of multiplier. The multiplier is a ratio of change in aggregate income to change in investment. यानी मतलब मैं इन्वेस्टमेंट बदलूंगा तो उसके कारण टोटल इनकम पे कितना चेंज आएगा वो देखना है। इट इज नोन एज इनकम मल्टीप्लायर या तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। पहला जो है उसके साइड पे एमसीक्यू लिखो। अब के यानी मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा वाई यानी चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। द मल्टीप्लायर इज अ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। द मल्टीप्लायर इज अ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल यानी नंबर होता है ये, विच इज मल्टीप्लाई बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू फाइंड। किससे मल्टीप्लाई करना है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो पता चलेगा कि चेंज इन इनकम कितनी आती है। तो देखो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू के इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। द थियरी ऑफ मल्टीप्लायर सजेस्ट दैट टोटल इनकम इन इनकम टोटल इंक्रीज इन इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज, अंडरलाइन करो, मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड यानी गुणक के भाई, मल्टीप्लाइड या तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ओरिजिनल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। In the economy, equilibrium level of income is determined at the point of equality between saving and investment. From this fact, we can say that when investment rises, income will rise. यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्विलिब्रियम वहीं पे आता है अकॉर्डिंग टू केन्स। ये अंडरलाइन करो, इक्विलिब्रियम का आएगा जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो। तो मतलब ये होगा जब भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो इनकम भी इंक्रीज होगी। अकॉर्डिंग टू केन्स, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कॉजेज एन इनकम टू एक्सपांड। जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, और जब भी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा तो इनकम कॉन्ट्रैक्ट यानी कम हो जाएगी। व्हेन इन्वेस्टमेंट राइजेस, इनकम विल राइज, बट मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट जब इन्वेस्टमेंट राइज होता है तो इनकम विल नॉट राइज बाय एन अमाउंट of rise in investment itself, but bit नहीं but by some multiple amount, यानी मल्टीप्लीकेशन में इसकी इफेक्ट आएगी, और by sometimes greater this amplified यानी larger effect of rises in investment on income is expanded under investment multiplier theory। मतलब हम यहाँ पे ऐसा समझेंगे कि जितना तुमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया उस इन्वेस्टमेंट को अगर तुमने समझो 10% इंक्रीज किया ने, तो इनकम आपकी 10% नहीं, कभी 100% बढ़ेगी, कभी 50% बढ़ेगी। तो इसका मतलब उसकी इफेक्ट एक मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं होती, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 10% खाली नहीं होती, लेकिन कई बार ये मल्टीप्लाई बाय 20%, 30%, 40% होती है। Thus, investment multiplier theory is the theory which explains the amplified effect of investment on income. This can be explained with the help of following example. If investment rise by 100 crore और इनकम 500 करोड़ बढ़ती है तो कितनी इफेक्ट हुई, 5 गुना इफेक्ट हुई ने, तो मल्टीप्लायर कितना हो गया, 5। सब पूछे जाते थे इस तरह के, राइट। तो Keynes has used the symbol K for multiplier. Thus K or multiplier is the number या तो कोएफिशिएंट का मतलब जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो, विच शुड बी मल्टीप्लाइड विथ चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू गेट द चेंज इन इनकम। तो देखो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इनटू मल्टीप्लायर। तो के फाइंड आउट करना, ऊपर अपने फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो मल्टीप्लायर इसको टिक करो, एमसीक्यू लिखो साइड पे, इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब टेबल मल्टीप्लायर कोएफिशिएंट, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे।
देखो एमपीसी 0 है तो एमपीएस कितना होगा, याद रखो एमपीसी और एमपीएस दोनों अगर फाइंड आउट करना है तो एकदम सिंपल सी फॉर्मूला है। एमपीसी और एमपीएस दोनों का टोटल अगर अपने करेंगे तो दोनों का टोटल आएगा तुम्हारे लिए 1, यानी एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 लिख दो। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, मतलब 1 में से तुम एमपीसी को माइनस करोगे, 1 में से तुम एमपीसी को माइनस करोगे तो आपको एमपीएस मिल जाएगा। अब पहले में देखो 1 में से एमपीसी यानी 0 माइनस करूँ तो एमपीएस कितना है 1। फिर इसी तरह से दूसरे में 1 में से एमपीसी 1/2 माइनस करूँ तो क्या बचेगा 1/2। उसके बाद में 1 में से 2/3 माइनस करो तो 1/3 बचेगा। फिर फोर्थ में देखो 1 में से 3/4 माइनस करो तो 1/4। फिर 1 में से 4/5 माइनस करो। अब मैं आपको सीधा सीधा इसके अंदर बता देता हूँ कि देखिए अगर आपको फाइंड आउट करना है के यानी मल्टीप्लायर फाइंड आउट करना है तो के किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। के इज इक्वल टू, ध्यान देना, के इज इक्वल टू लिख दो साइड पे, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, या अगर उसकी दूसरी फॉर्मूला अगर लिखनी हो तो के इज इक्वल टू 1/एमपीएस, यानी जो भी एमपीएस की वैल्यू है ना आप देख लो उसको उल्टा कर दे, सब मल्टीप्लायर है, चेक करो। पहले में 1 का इनवर्स करेंगे तो भी आंसर 1 आ जाएगा। दूसरे की बात करो तो 1/2, उसको उल्टा कर दे तो 2/1 यानी 2 आ गया मल्टीप्लायर। तीसरे के अंदर आप देखो 1/3 है तो मैं क्या करूंगा 3/1 यानी 3 आंसर आ गया। फिर फोर्थ में 1/4 इनवर्स करो तो 4। इसी तरह से आप देखो लास्ट में 0 है तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। अगर एमपीसी, ध्यान दो, अगर एमपीसी 1 हो तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आएगी ये पूछे तो इन्फिनिटी। और अगर एमपीसी 0 हो तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की इफेक्ट आएगी 1, यानी 1 टाइम आएगा ये। तो याद ये रखना है कि जितना सेविंग्स ज्यादा करोगे उतना खराब, जितना कंजम्पशन ज्यादा करोगे उतना अच्छा। तो एमपीसी इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ के, यानी के इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ एमपीसी, लेकिन इनवर्सली रिलेटेड विथ एमपीएस। ये आगे आएगा, अभी देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। देख ले एक्सप्लेनेशन में, मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, ये एक्सप्लेनेशन के साइड पे लिख दो सारे एमसीक्यूज है तुम्हारे। The multiplier is directly related to MPC and inversely related to the marginal propensity to save. As MPC increases, the multiplier gets larger. Conversely, as MPC increases, the multiplier becomes smaller. When MPC is equal to 0, all additional income is saved. MPC जब 0 है ना तो इसका मतलब जितना भी पैसा आता है सब सेव करेंगे। तो बाजार में कोई खर्चा हो नहीं रहा है तो इन्वेस्टमेंट किस बात का, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो मल्टीप्लायर इफेक्ट कहाँ से आएगी। खर्चा बढ़ेगा यानी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा बढ़ेगी तो इसके बाद में प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करेंगे ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, तब मल्टीप्लायर इफेक्ट शुरू होगी। तो कंजम्पशन ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जब एमपीसी 1 है तो इसका मतलब पूरी की पूरी इनकम स्पेंड हो जाती है, तो यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और यहाँ पे होता है पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन, अंडरलाइन करो पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन and possibly inflation. In most cases, the multiplier falls between 1 and infinity, showing a range of possible economic effects based on consumption and savings behavior. यानी तुम्हारा कंजम्पशन और सेविंग्स उसका बिहेवियर इकोनॉमी में कैसा है ये पता चलता है आपको मल्टीप्लायर से, सॉरी एमपीसी से भी पता चलता है और मल्टीप्लायर से भी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, इट हैज 2 पार्ट्स, फॉरवर्ड ऑपरेशन एंड बैकवर्ड ऑपरेशन। ये नए सिलेबस के मुताबिक है। फॉरवर्ड ऑपरेशन व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती है। देखो फॉरवर्ड का मतलब एक पहले कारण
उसके बाद में होने वाली इफेक्ट आगे बढ़े तो उसको फॉरवर्ड ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, आगे बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी। व्हेन द गवर्नमेंट और अ बिजनेस इन्वेस्ट मनी, समझो कि 100 करोड़ उसने इन्वेस्ट किए, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और इनकम, लोगों की इनकम बाई 100 करोड़, राइट अवे 100 करोड़ इनकम बढ़ेगी। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द इनिशियल राउंड ऑफ इनकम जनरेशन। स्टार्टिंग कहाँ से होता है, याद रखे, एमसीक्यू है ये तुम्हारा। इन्वेस्टमेंट करने से पहला राउंड शुरू हुआ तुम्हारा। अब कंजम्पशन एक चक्कर हो गया तुम्हारा, ध्यान देना मेरी बात पे। यानी पहले 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने से सामने वाला, जो तुम जिसके ऊपर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, वो तुम्हारे सप्लायर के पास 100 करोड़ जाएंगे। मैंने मशीन खरीदने के लिए 100 करोड़ यूज किए, बराबर, तो मैंने जिसके पास से खरीदा उसके पास 100 करोड़ की इनकम मिली। ये पहली इफेक्ट हो गई। अब देखो कंजम्पशन स्पेंडिंग, अब जिसके पास वो इनकम आई, वो अब वही इनकम को रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए खर्च करेगा, अपने खर्चे के लिए खर्च करेगा, राइट। तो इसका मतलब वो स्पेंडिंग करेगा अब, तो वो स्पेंडिंग करेगा, तो ये सेकंड राउंड शुरू हुआ। ये हो गया तुम्हारा कंजम्पशन स्पेंडिंग। देखो, आफ्टर पीपल रिसीव दिस न्यू इनकम, दे डोंट सेव इट ऑल, ये सब खर्च नहीं कर देंगे, ये इसमें से एक पार्ट सेव करेंगे और बाकी का खर्च कर देंगे। इसीलिए एमपीसी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। समझो कि हमने आधा यूज किया और आधा सेव किया, तो 50 करोड़ हमने क्या किया, यूज किया, तो 50 करोड़ आगे दूसरे की इनकम बनेगी। समझे कि नहीं। अब ये 50 करोड़ उसने किसके ऊपर खर्च किए, गुड्स एंड सर्विस के ऊपर उसने खर्च किए, राइट। तो अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च कर रहा है, तो ये 50 करोड़ दूसरे की इनकम बनेगी, जिसने गुड्स एंड सर्विस बेचे। तो चक्कर आगे चालू हुआ, पहले 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई, जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, उस इंसान ने क्या किया, 100 करोड़ में से 50 करोड़ साइड पे रख के 50 करोड़ के गुड्स एंड सर्विस खरीदे। जिसके पास से 50 करोड़ के गुड्स एंड सर्विस खरीदे गए, उसने भी अपनी इनकम में से आधा साइड पे रखा और 25 करोड़ आगे खर्च किए। 25 करोड़ वाले ने 12.5 करोड़ आगे खर्च किए, 12.5 करोड़ वाले ने 6.25 करोड़ आगे खर्च किए। यानी ये चक्कर चलता रहेगा जब तक इनकम फॉल्स टू जीरो। और ये कभी जीरो होती भी नहीं है। तो 50%, यानी 50 करोड़ में से 25 करोड़ की और इनकम जनरेट हुई, बराबर। ये सेकेंड राउंड हुआ तुम्हारा। द साइकिल कंटिन्यूज, द प्रोसेस रिपीट्स इटसेल्फ। थर्ड राउंड के अंदर 50 टका 25 करोड़ के स्पेंड होंगे, उससे 12.5 करोड़ की इनकम जनरेट होगी। और हर राउंड के अंदर एक एडिशनल अमाउंट ऑफ इनकम क्रिएट होती है, लेकिन वो स्मॉलर होती जाती है इनकम। स्मॉलर एंड स्मॉलर को अंडरलाइन करो, फोर्थ में लिखा है। फाइनल टोटल इनकम इंक्रीज, अब फाइनल कितनी इंक्रीज होगी, तो देखो, हम ऐसा मान के चले कि 200 करोड़। अब 200 करोड़ पता कैसे चला, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे फाइंड आउट होता है। तो देखो इसकी फॉर्मूला जो मैंने ऊपर आपको लिखाई थी, 1/1 - ये के की फॉर्मूला है। के फॉर्मूला क्या, 1/1 - तो अगर तुम्हारा एमपीसी कितना है, 1/2 है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/1 - 1/2 लिखो साइड पे, 1/1 - 1/2। अब 1 में से 1/2 माइनस करो तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, बराबर। अब 1/2 को अपने इनवर्स कर दे तो क्या बचेगा, 2। तो इसका मतलब मल्टीप्लायर की इफेक्ट कितनी आएगी, डबल। मतलब मैं 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता हूं तो डबल हो जाएगी उसके, इससे जनरेट होने वाली इनकम, यानी 200 करोड़ की इनकम जनरेट होगी टोटल। तो 100 करोड़ के खर्चे करने से, यानी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में डालने से आपको इनकम कितनी मल्टीप्लाई करके मिलेगी, 2 गुना मल्टीप्लाई करके मिलेगी। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ। इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपने देखते हैं, देखो बोर्ड पे। इसमें देखें, मैं आपको कुछ एमपीसी दिखा रहा हूँ। देखिए एमपीसी 1/4 है, या एमपीसी 1/3 है, या फिर एमपीसी 1/10 है। तो इन सबसे मल्टीप्लायर कितना बनेगा, तो k = 1/1 - एमपीसी, ये तुम्हारी फॉर्मूला है, राइट। अब 1/1 - मैं 1/4 करता हूं तो क्या आएगा,
4 वन जा 4 में से 1 माइनस करूँ तो कितना आएगा 3/4। बराबर। अब ये 3/4 यहाँ पे अगर लिखूंगा तो ये 4/3 हो जाएगा। तो तुम्हारी मल्टीप्लायर इफेक्ट 1.33 बनेगी। कितनी बनेगी 1.33 तुम्हारी मल्टीप्लायर इफेक्ट बनेगी। सेकंड, इसके बारे में अगर आप बात करो तो देखो यहाँ पे भी k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी करूँ तो 1/1 माइनस क्या लिखूंगा 1/3। तो 1/3 करूँ तो 3 बन जा 3 और ये कितना आएगा 2/3। तो यह हो जाएगा 3/2। तो ये 1.5 टाइम्स हो गया। राइट। इसी तरह से इसकी बात करें तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस 1/10 हुआ। 10 वन जा 10, इसमें से 1 जाए तो कितना आएगा 9/10। 9/10 तो 10/9। तो ये आएगा 1.09। कर लेना। 10 डिवाइडेड बाई 9 करोगे 1.090909 कंटिन्यू रहेगा। 1.11 आता है। ओके, समझ गया। ये क्या मल्टीप्लायर फाइंड आउट करने की खाली तुम्हारी फॉर्मूला है। लेकिन अगर तुमको ऐसा पूछा जाए कि आपको मल्टीप्लायर फाइंड आउट नहीं करना है, लेकिन अगर आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर से सीधा फाइनल कितना चेंज आया वो फाइंड आउट करना है, तो वो भी मैं समझा देता हूँ साथ में। देखिए ध्यान से। देखिए, इनकम कितनी चेंज होती है, चेंज इन इनकम आपको फाइंड आउट करने का आएगा। आपको बोला जाएगा कि एमपीसी है, समझो 1/5। ये एमपीसी है आपका। राइट। आपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया कितना 1,000 करोड़। आपको पूछा जाएगा कि चेंज इन इनकम कितनी होगी। तो चेंज इन इनकम अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो के इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है। ये तुम्हारी फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा के ढूंढना पड़ेगा। तो के की फॉर्मूला क्या है 1/1 माइनस एमपीसी। 1/1 माइनस एमपीसी कितना है 1/5। 5 बन जा 5 में से 1 जाए तो 4। तो ये 4/5 हो गया। अब 4/5 है तो मैं उसको रिवर्स कर दूं तो 5/4 आंसर आया। यानी यहाँ पे तुम्हारी इफेक्ट कितनी होगी 1.25। बराबर। तो यहाँ पे मैं 1.25 करता हूँ इनटू ये कितना है 1,000 करोड़। बराबर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,250 करोड़। ये तुम्हारी मल्टीप्लायर इफेक्ट हुई। राइट। ओके। देखिए आगे इसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमेशा इसी तरह से अपने को यूज करना है। अगर कोई पूछे कि टोटल इंक्रीज कितना हुआ इनकम के अंदर तो कितना होगा, तो ये 1,250 करोड़ जो अपने एग्जाम्पल में देखा हमने वो। ना, अब इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना हो कर्व के जरिए से, बराबर ध्यान से देखना, ये चीज आपको बहुत काम लगेगी एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये खाली कर्व आप समझ लोगे ना, ये पूरा डायग्राम आपने समझ लिया तो बात खत्म हो गई। इतना सिंपल तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। अभी तक मल्टीप्लायर में क्या देखा तुमने, मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जितना तुम इन्वेस्टमेंट करते हो उससे मेनीफोल्ड यानी ज्यादा इफेक्ट आपको इनकम के अंदर मिलती है। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट हुई। तो इसी मल्टीप्लायर इफेक्ट को अगर आगे समझना हो तो इसके लिए अपने पास डायग्राम है, देखो। ये डायग्राम में इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग डायग्राम। सी दिख रहा है तुमको डायग्राम के अंदर, जो सी है वो तुम्हारा कंजम्पशन, ये तुम्हारा कंजम्पशन लाइन है, ये कंजम्पशन फंक्शन बता रहा है। लेकिन इनकम दो हिस्सों में बंटती है, सी प्लस आई। यानी एक हिस्सा तुम कंज्यूम करते हो, एक हिस्सा जो सेव करते हो वो तब्दील हो जाता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। क्योंकि हमने सपोज किया था कि हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक में सबसे बड़ा एजम्पशन ये रखेंगे कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स दोनों इक्वल होते हैं। तुम जितना सेव करते हो उतना इन्वेस्टमेंट करते हो। बराबर। तो इसका मतलब सी प्लस आई हो गया। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ तो इन्वेस्टमेंट ऐड किया तो उसके अंदर इंक्रीज नहीं। अब मैं
इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा हूं तो इसको डेल्टा आई लिखा है। देखो सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा अभी मैं। राइट, तो सबके वक्त तुम्हारे लिए अलग अलग जो इक्विलिब्रियम है वो दो अलग अलग मिलेंगे आपको। एक इवन इक्विलिब्रियम मिलेगा जो सी प्लस आई के वक्त दिखेगा आपको। बराबर, और दूसरा जो इक्विलिब्रियम है वो सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई के ऊपर आपको दिखेगा। अब मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं तो ये 45 डिग्री वाला जो एंगल है ना, वो आपका एंगल कौन सा है, इनकम है। वो इनकम जा रही है, इनकम याद रखो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर अपने को रखनी है। बराबर, ये इनकम लाइन इसको बोलेंगे। पहले ये साइड का मैं समझा देता हूं। आउटपुट बोलो, इनकम लेवल बोलो, कुछ भी बोलो इसको। अब देखिए सी कर्व यानी कंजम्पशन कर्व। द सी कर्व रिप्रेजेंट्स the C curve represents the consumption function. It shows the relationship between income and consumption. हमारे केस के अंदर द स्लोप ऑफ सी कर्व इज 0.5। 0.5 क्यों? 0.5 क्यों? क्योंकि एमपीसी की वैल्यू क्या है, 0.5 है। जितना एमपीसी ने उतना उसका स्लोप। एमपीसी अगर ज्यादा होगा तो स्लोप भी ज्यादा होगा। reflecting that the marginal propensity to consume MPC is 1/2. This means that for every additional rupee of income, कंज्यूमर 50% खर्च करेंगे। आधा एमपीसी का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए की इनकम में से मैं आधा खर्च कर दूंगा। समझे? यानी पूरी इकोनॉमी के अंदर एमपीसी सेम रखेंगे तो जितनी इनकम इकोनॉमी के अंदर आती है उसमें से खर्चा कितना हो रहा है, 50% एक्सपेंस हो रहा है। पहला ये। दूसरा सी प्लस आई। सी प्लस आई के अंदर टोटल कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। दिस कर्व इंटरसेक्ट द 45 डिग्री लाइन विच रिप्रेजेंट ऑल पॉइंट्स वेयर इनकम इक्वल्स आउटपुट। 45 डिग्री लाइन को क्या बोलेंगे अपने, अंडरलाइन करो। 45 डिग्री लाइन जो है ना वो क्या है आपके लिए, जहां पे इनकम और आउटपुट दोनों इक्वल हो जाते हैं एट अ पॉइंट ई, एंड द इनकम लेवल एट दिस पॉइंट इज ओ बाई वन। This is the initial equilibrium level of income before the increase in investment. इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से पहले ये इनिशियल इक्विलिब्रियम यानी स्टार्टिंग का इक्विलिब्रियम है। याद रखो कौन सा, E1 सबसे पहला। राइट, अब दूसरा देखे। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। द कर्व C प्लस आई प्लस डेल्टा आई शोज द न्यू टोटल कंजम्पशन प्लस इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। यानी C प्लस आई तो था, अब मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। कितना बढ़ाया, डेल्टा आई जितना। पैरेलल लाइन तीनों तीन होनी चाहिए, सी प्लस आई और C प्लस आई प्लस डेल्टा आई, तीनों तीन पैरेलल एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होनी चाहिए। द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज रिप्रेजेंट बाय द शिफ्ट ऑफ C प्लस आई कर्व टू C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। ये नया जो कर्व है वो आपको कहां पे इंटरसेक्ट होता हुआ दिख रहा है, देखो E2 के ऊपर। यहाँ जो ई डैश लिखा है ना उसको हटा दो, वहां पे E2 लिख देना। और ऊपर उन्होंने खाली ई लिखा है, इसकी जगह पे E1 लिख देना, नहीं तो तुम्हारा डायग्राम और ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। राइट, तो इंक्रीज इन इनकम कितनी है, Y1 Y2 हो जाती है। अगर आप देखोगे इसके अंदर तो नई इनकम जनरेट हो जाती है OY2 जितनी। तो OY2 तुम्हारी नई इनकम हो गई। अब न्यू इक्विलिब्रियम तो कहां पे आया, ये OY1 से OY2 के ऊपर इनकम आई तुम्हारी। इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारी इनकम ट्वाइस इंक्रीज हुई। जितना इन्वेस्टमेंट की गैप है ना उससे डबल गैप ये होनी चाहिए। बराबर ने, नॉर्मली होनी चाहिए, पर आप एग्जामिनेशन के अंदर इतना पिन पॉइंट नहीं कर सकते, इतना टाइम होता नहीं है। क्योंकि 0.5 का स्लोप कैसे बनाना है उसकी टेक्निक अलग होती है, वो अपने देखना नहीं है। अपने तो खाली सिर्फ इसका फंडामेंटल्स खाली सीखना है कि जितना स्लोप ज्यादा होगा ने उतना ज्यादा अपने को क्या मिलेगा। याद रखो स्लोप ज्यादा होगा उतना इफेक्ट मिलेगी इनकम के ऊपर ज्यादा। इसका मतलब एमपीसी जितना ज्यादा उतना इनकम के ऊपर इफेक्ट ज्यादा। मुझे बताओ 1/2 ज्यादा कि 1/3 ज्यादा?
1/2 ज्यादा, 1/3 कम होता है। याद रखो डिनोमिनेटर जितना ज्यादा ने उतना कम बोली जाती है वो फिगर, यानी 1/8 और 1/10 में 1/8 ज्यादा है, 1/10 कम है। तो इसका मतलब याद रखो कि आपको अगर कंफ्यूज करने के लिए पूछे कि एमपीसी 1/8 है और एमपीसी 1/10, इफेक्ट किस में ज्यादा होगी? 1/8 में ज्यादा होगी। जो कम है उसके अंदर इफेक्ट ज्यादा हो, बराबर ने? अरे सॉरी, 1/8 यानी कम दिखा जाता है लेकिन है क्या, वो ज्यादा है, बराबर। क्योंकि 1/8 को अगर कैलकुलेटर पे करो कितना आता है आंसर, देखो 0.125 आएगा, लेकिन 1/10 को करोगे तो 0.100 आएगा, यानी 10। तो 0.125 ज्यादा हुआ ने, समझे? अब पहले ये डायग्राम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अभी ये जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं इसमें ध्यान देना, यहाँ पे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों है। यहाँ लेवल ऑफ इनकम है। ये जो 45 डिग्री लाइन है, ये तुम इसको आउटपुट लाइन बोल सकते हो, इनकम लाइन बोल सकते हो। ये स्लोप जो है वो डिपेंड करेगा सी प्लस, पहले यहाँ सी लिखेंगे, कंजम्पशन लाइन, कंजम्पशन लाइन का स्लोप, यानी ये जो स्लोप है इसमें अपने ये एंगल देखते हैं, ये कितना है तुम्हारे लिए? 0.5 है, क्योंकि हमने एमपीसी कितना सपोज किया है? 1/2, 1/2 का मतलब क्या हुआ? 0.5। तो ये जो है वो 0.5 है। अब इसके अंदर अपने सेविंग्स या तो इन्वेस्टमेंट ऐड कर दें, तो ये होगा एकदम पैरेलल ड्रॉ करना है, सी प्लस आई, बराबर। ये तुमको एक इक्विलिब्रियम देगा, वो इक्विलिब्रियम E1 है तुम्हारा। यहाँ पे तुम्हारा OY1 इनकम लेवल है। अब तुम चेंज कर दो इन्वेस्टमेंट को, अब इन्वेस्टमेंट को चेंज किया तुमने, तो ये जो है वो तुम्हारे लिए चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, राइट। और इसके कारण तुमको एक नया इक्विलिब्रियम मिलेगा इसी 45 डिग्री एंगल की लाइन के ऊपर। और ये अगर आप देखोगे तो ये कितना आया? Y2, OY2। नाउ यू कैन सी दिस, इसकी और इसकी गैप देखो तो आपको ये गैप ज्यादा दिखेगी, मतलब इससे ज्यादा इफेक्ट इसके ऊपर दिख रही है। इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन इनकम बोलेंगे। तो चेंज इन इनकम इज मोर देन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इसको क्या बोलते हैं? अपने मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। डायग्राम समझ में आ गया? सिंपल। क्या किया पहले? 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर देने की, बराबर। 45 डिग्री की लाइन के लिए प्रोट्रैक्टर ले जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपको करना क्या है? 3 सेंटीमीटर यहाँ करो, तो ये आएगा 3 सेंटीमीटर, और इसी तरह से 3 सेंटीमीटर यहाँ करो। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, जिस जगह पे पॉइंट बने उस जगह पे लाइन ड्रॉ कर दो, ये 45 डिग्री हो गया। 3 सेंटीमीटर यहाँ, 3 सेंटीमीटर यहाँ, चार लेना तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों में इक्वल सेंटीमीटर लेने हैं। तो 3 3 सेंटीमीटर यहाँ लिया। उसके बाद में उसको यहाँ दोनों जगह पे जहाँ मैच होता है ना, वो पॉइंट और जीरो को ज्वाइन कर दो, तो तुम्हारी 45 डिग्री की लाइन बन जाएगी, राइट। अब ये 45 डिग्री की लाइन के ऊपर पहले सी लाइन ड्रॉ करनी है, जहाँ पे आप एमपीसी बताओगे। अगर एमपीसी 1/4 होता तो मैं क्या लिखता यहाँ पे? 0.25 लिखता, बराबर। जितना ज्यादा ना उतना स्लैंटिंग ज्यादा होगा, बराबर। याद रखो ये जितना ऊपर की तरफ आएगा ना उतनी इफेक्ट ये कम होती जाएगी, ये जितना एक्स की तरफ झुकेगा ना उतनी ये गैप क्या होती जाएगी? वाइड होती जाएगी, बराबर। गैप कम कब होगी? होगी जब तुम इसको ऊपर यानी वाई की तरफ ले जाओगे। यानी ये इस तरह से लाइन है, तो अगर इसको ऐसा मोड़ देता हूं मैं तो क्या हो जाएगा? इसकी इफेक्ट कम हो जाएगी। और अगर इसको और ज्यादा नीचे की तरफ करता हूँ तो इसकी इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ में बात? यानी स्लोप क्या होता है? ये होता है स्लोप, इसी के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे एमपीसी के ऊपर। ये इसमें याद रखना है, यहाँ पे नंबरिंग करना और नेमिंग करना याद रखना। यहाँ लेवल ऑफ इनकम लिखना है, या कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट लिखना है। यहाँ लेवल ऑफ इनकम लिखना है और यहाँ पे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट लिखना है, ये याद रहे आपको। ओके, अब ये सेकेंड वाला डायग्राम देखो, वो सिंपल है।
देख, अब एक्सप्लेनेशन डायग्राम 2, व्हेन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.5, अब ये सेविंग की तरफ है, समझ लो ध्यान से। ये ऊपर वाला किसकी तरफ था, सी यानी कंजम्पशन की तरफ, अब ये सेविंग की तरफ है। देखिए, सेविंग जब भी दिखाएंगे तो सेविंग की लाइन को एक्स को क्रॉस करके नीचे जाता हुआ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग कभी जीरो भी होता है और सेविंग कभी नेगेटिव भी चला जाएगा। सेविंग नेगेटिव कब होगा, कल मैंने समझाया था, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, राइट। यानी मतलब तुम्हारे पास इनकम नहीं है लेकिन फिर भी तुम खर्चा किए जा रहे हो, क्योंकि आपको जरूरत के ऊपर तो खर्चा करना पड़ेगा। तो तब तुम्हारी सेविंग्स डिस सेविंग में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब माइनस में चली जाती है। आप अपनी पुरानी सेविंग को यूज करना शुरू कर देते हो, ये हो गया तुम्हारे लिए डिस सेविंग, यानी माइनस में सेविंग जाना। तो सेविंग एक्स के नीचे उतर सकता है, ये यहाँ पे बताया गया है, देखो डायग्राम में देख सकते हैं। When marginal propensity to save MPS is 0.5, savings increase with income to match new investment, forming a new income equilibrium. The saving curve S has slope of 0.5 and cuts the income curve at point E1. दिख रहा है, E1 के ऊपर ये कट कर रहा है यहाँ पे, राइट। इसका मतलब इनिशियल लेवल ऑफ इनकम कितनी है तुम्हारी, OY1 है। अब तुमने क्या किया, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय डेल्टा आई, यानी इतना इन्वेस्टमेंट तुमने इंक्रीज किया, जो यहाँ डायग्राम के अंदर डेल्टा आई लिखा गया है, राइट। तो ये डेल्टा आई, तो इसका मतलब आपको नया इन्वेस्टमेंट कर्व मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट कर्व आपको आई प्लस डेल्टा आई इस तरह से मिलेगा। तो द सेविंग कर्व इंटरसेक्ट दिस न्यू कर्व एट E2। तो अब ये E2 के ऊपर तुमको नया इनकम लेवल मिलेगा, यानी OY2। ये OY2 जो है वो नए इक्विलिब्रियम E2 को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब चेंज इन इनकम यानी क्या, चेंज इन इनकम यानी Y2 में से Y1 माइनस करो तो वो आंसर मिल जाएगा। दिस इज द टेबल, जो टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ अभी फॉरवर्ड ऑपरेशन चल रहा है, यानी इनकम के बढ़ने से, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम जनरेट होती है, इनकम से कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन आगे बढ़ता है और उसकी मल्टीफोल्ड इफेक्ट होती जाती है। वो जो 5 ऊपर के अपने देखे वो वाले पेज नंबर 6 के ऊपर। अब ये राउंड बताए गए 0 1 2 3 4 5, बराबर। अब देखो, पहले 100 तुमने इन्वेस्टमेंट किया, आगे बढ़ा तो 100 गया वो, बराबर है। और उसके आगे वाले ने उसमें से 50% अपने पास सेविंग में रख के 50% खर्च किए। तो देखो, 50% तुम देख सकते हो पहली लाइन के अंदर 50 डेल्टा सी में आया है, इसका मतलब कंजम्पशन 50 बढ़ा और सेविंग भी 50 इंक्रीज हुआ। इसी तरह से आप देख सकते हो सेकंड में, सेकंड में जो 50 डेल्टा एस में है ने, सॉरी डेल्टा सी में है, वो 50 आप डेल्टा वाई में ले जाओगे, यानी थर्ड कॉलम का 50 है दूसरी कॉलम की दूसरी लाइन में आया है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो 2 लिखा है ने, उसमें 50 लिखा है, वो कहाँ से आया, डेल्टा सी से आया ऊपर से। अब वो 50 में से 50% तुमने क्या किए, सेव किए, और 50% कंज्यूम किए, यानी 25 कंज्यूम किए, वही 25 तुम्हारे थर्ड में जाते हैं। उस 25 में से आप क्या करोगे, 50% कंज्यूम करोगे, यानी 12.5। उसको आगे अगर कंटिन्यू करेंगे तो 12.5 आगे जाएगा, फिर 12.5 में 6.25 कंज्यूम करेंगे अपने, वो आगे जाएगा, फिर 6.25 में वापस क्या करेंगे अपने, 50% कंज्यूम करेंगे, यानी 3.12। इस तरह से आगे बढ़ाते रहना है, जीरो होता नहीं है, कभी भी जीरो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ता जाएगा। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि टोटल इनकम की इफेक्ट कितनी होगी, 200, और उस इनकम के दो हिस्से हमको करने हैं। आधा हमने खर्चा किया और आधा हमने सेव किया, तो 100 की कंजम्पशन और 100 की सेविंग्स होगी तुम्हारी, राइट। समझ गए ये पूरा टेबल। ये कौन सा था, फॉरवर्ड ऑपरेशन। अब बैकवर्ड ऑपरेशन देखे, व्हेन गवर्नमेंट रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, व्हेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस द मल्टीप्लायर वर्क्स इन रिवर्स। A reduction in investment leads to a decline in income and consumption। ये सब पीछे जाएगा तो माइनस में इनकम चेंज होगी, इतना याद रखना। which causes further decline until the total decrease in income is a multiple of initial investment reduction।
फॉर इंस्टेंस अगर इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ का कम कर देता हूँ विद एन एमपीसी ऑफ 0.5 और मल्टीप्लायर कितना है 2, द टोटल डिक्रीज इन इनकम विल बी 200 करोड़ इज शोन बाय द फॉर्मूला। तो माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू के माइनस डेल्टा आई, तो -200 की इफेक्ट आएगी तुम्हारे। द एक्सटेंट ऑफ दिस रिवर्स इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द एमपीसी, जितना एमपीसी ज्यादा इतनी ग्रेटर डिक्लाइन। याद रखो ये दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार एमपीसी जितना ज्यादा ने इन्वेस्टमेंट उतना बढ़ेगा, अगर मैं जितना बढ़ेगा इतनी इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट में कम करता हूं तो उसकी खराब इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर पीछे भी आएगी। समझे? यानी आगे भी बढ़ने में ज्यादा इफेक्ट है और पीछे आने में भी ज्यादा इफेक्ट है। तो इसका मतलब एमपीसी को क्या बोलेंगे अपने, दो तरफ से, दोनों तरफ से वो काम करता है। A higher MPC results in a greater cumulative decline in income, while higher MPS results in smaller decline। ये अंडरलाइन करो एमसीक्यू में। Now alternate explanation of this process, process of multiplier। ये ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, खाली एजम्पशंस देखो इसके बाद, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन जो दिया है इन्हें इस होल्ड ऑन, अगर ये पुराना एक्सप्लेनेशन है, ये पुराना वाला एक्सप्लेनेशन है, अपने ये वाला एक्सप्लेनेशन देखे, ये ऊपर जो देखा वो बराबर है, ये इस साल के मटेरियल के अंदर है कॉलेज के, इसलिए इसी को अपने फॉलो करना है जो अभी मैंने पढ़ाया। ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देखना है। अब एजम्पशंस देखो, याद रखना एजम्पशंस आएंगे एमसीक्यू में। सबसे पहले नो टाइम गैप, इसका मतलब जैसे ही हाथ में इनकम आती है मैं खर्च कर देता हूँ, संभाल के रखता नहीं हूँ 2 दिन के लिए भी। जैसे इनकम आई ने वैसे गई, इसको हैंड टू माउथ सिचुएशन बोलते हैं। यानी देर इज नो गैप बिटवीन रिसीट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय द सेम पर्सन। क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब बाहर से ना इंपोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट करते हम, राइट? क्योंकि होगा क्या, अगर हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू रखा तो मल्टीप्लायर की इफेक्ट हमारी कंट्री से ज्यादा दूसरी कंट्री को मिलेगी, अगर वो कंट्री हमसे ज्यादा एडवांस हुई तो। लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, याद रखो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट हो तो ही इन्वेस्टमेंट कारगर होता है। इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, पर एम्प्लॉयमेंट फुल हो तो कैसे बढ़ा पाऊंगा? इन्वेस्टमेंट की कोई इफेक्ट नहीं आएगी ने, इसलिए लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट भी इसका एजम्पशन होता है। फिर उसके बाद में एक्सेस कैपेसिटी फॉर कंजम्पशन गुड्स, यानी कंज्यूमर गुड्स, व्हेन इनकम इज क्रिएटेड people spend the income on consumption goods, so the consumption goods must be sufficiently available, which requires excess capacity for consumption goods। यानी यहाँ पे इनकम क्रिएट होती है, इनकम क्रिएट होने, मेरे पास पैसे है लेकिन मैं बाजार में जाता हूँ, बोलता है माल है ही नहीं मेरे पास, यानी कोई भी तरह के गुड्स एंड सर्विस जो मैं खरीदना चाहता हूँ वो अवेलेबल नहीं है। तो इनकम बढ़ाने से फायदा क्या हुआ, जब अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ना हो तो कंजम्पशन के लिए गुड्स भी तो मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए ना। ये एजम्पशन है कि जितना चाहे उतने गुड्स मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए, और एमपीसी यहाँ पे कांस्टेंट रखना है। यानी मतलब पूरी इकोनॉमी में अगर एक बार सोच लिया कि आधा खर्च करते हैं आधा सेव करते हैं, तो वो 1/2 एमपीसी हमेशा सेम रहेगा हर सिचुएशन में। अब लीकेजेस, इसके कारण मल्टीप्लायर कम हो जाता है। सबसे पहली बात तो जब लोग अपनी एडिशनल इनकम को सेव करना चालू करेंगे, अंडरलाइन करना, सेव आउट, आउट ऑफ देयर एडिशनल इनकम, सेव आउट ऑफ देयर एडिशनल इनकम, तो के विल बी लोअर। एक एक वर्ड याद रखना इसके अंदर, कुछ फ्रेजेस और वर्ड बता देता हूँ। पीपल में यूज एडिशनल इनकम, अंडरलाइन करो, टू पे ऑफ देयर ओल्ड डेट्स, वो अपना पुराना कर्जा चुकाने के लिए यूज करेंगे, तो आगे इफेक्ट नहीं जाएगी, उसकी इफेक्ट कंजम्पशन के ऊपर नहीं आएगी, बराबर। फिर एडिशनल इनकम को टू बाय इंपोर्टेड गुड्स, यानी बाहर के गुड्स खरीदने में यूज कर देंगे, तो कंट्री के अंदर उसकी इफेक्ट नहीं मिलेगी, उसका एडवांटेज सीधा किसको चला जाएगा, फॉरेन कंट्री को चला जाएगा। और इसके बाद में गवर्नमेंट अगर टैक्स इंक्रीज कर देगी तो जो भी इंक्रीज इनकम है उसका ज्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट ले जाएगी, और हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी। डिस्पोजेबल यानी खर्च करने लायक। उसके बाद जब लोग शेयर डिबेंचर और अदर सिक्योरिटी या तो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं, मतलब लोग इन्वेस्टमेंट टच कर लेते हैं, पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं,
तब भी मल्टीप्लायर की इफेक्ट क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। अब इसके क्रिटिसिज्म्स और इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर, ये पूरा अपने टॉपिक खत्म करना है। देखिए अब tautological nature, Professor Haberler argues that the multiplier is just a simple self-evident statement that doesn't explain anything new। ये तो सब जगह पे होता ही है, कुछ नया नहीं बताया इसने। जो केस ने डिफाइन भी किया उसको रिफाइन भी किया, और एफ ए खान ने उसको बताया भी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये कुछ नया नहीं बता रहा है, जो पहले से हो रहा था वही बता रहा है। इट सेज दैट अ चेंज इन स्पेंडिंग लीड्स टू अ चेंज इन इनकम, बट इट डजंट शो व्हाई एंड हाउ दैट हैपेंस इन रियल लाइफ। सही में जिंदगी में ऐसा होता क्यों है वो किसी ने बताया नहीं। नाउ टाइमलेस एनालिसिस, इसमें इमीडिएट इफेक्ट बताई गई है, मतलब अभी इनकम आई अभी खर्चा करो। तो इसमें जो अगर टाइम लैग हुआ तो ये अनरियलिस्टिक हो जाएगा। यानी अगर टाइम लैग यानी टाइम के बीच में गैप हुई, आज इनकम आती है मैं 2 महीने बाद खर्च कर रहा हूं, तो इसमें मल्टीप्लायर अनरियलिस्टिक हो जाता है। और वैसे भी अनरियलिस्टिक एजम्पशन है, कोई इंसान भी ऐसा नहीं सोचता कि यहाँ से आएगा यहाँ खर्च कर दूंगा। वर्थलेस थियोरेटिकल टॉय, हेजलिट आर्ग्यूज, ये सब नाम याद रखने। हेजलिट आर्ग्यूज द मल्टीप्लायर इज ओनली हाइप्ड, हाइप्ड ओवरली हाइप्ड। ओवरली हाइप्ड यानी ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, लोगों ने उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है। एंड डजंट प्रोवाइड अ क्लियर प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, कॉलिंग इट अ वर्थलेस थियोरेटिकल टॉय। ये खिलौना बता दिया है, मतलब इसको खाली के लिए इतना ज्यादा मान सम्मान दे दिया है मल्टीप्लायर को, बाकी इसकी इफेक्ट इतनी होती ही नहीं है। एक्सीलरेशन इफेक्ट इग्नोर, द मल्टीप्लायर ओवरलुक्स हाउ कंजम्पशन impacts investment through the acceleration principle, missing an important interaction that influences business cycles। मल्टीप्लायर ओवरलुक, ओवरलुक यानी ये ध्यान में नहीं रखता है कि क्या हो रहा है इसके अंदर, किसने, अच्छा इसमें नाम नहीं है। हाउ कंजम्पशन इंपैक्ट्स इन्वेस्टमेंट, एक्सेलरेशन प्रिंसिपल, लेकिन एक्सेलरेशन बिजनेस साइकिल से भी तो होता है। बिजनेस साइकिल यानी तेजी मंदी का माहौल होता है, उसके कारण भी तो होता है, वो इग्नोर किया गया। एमपीसी को कांस्टेंट रखा गया है, लेकिन एमपीसी कभी कांस्टेंट रहता ही नहीं है, ये इनएक्यूरेट एजम्पशन है, लास्ट में लिखा गया है। फिर कंजम्पशन इनकम रिलेशनशिप, केन्स एज्यूम सिंपल और लीनियर रिलेशनशिप कंजम्पशन और इनकम के बीच में, लेकिन स्टडीज शोज इट्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड नॉन लीनियर। इनकम और कंजम्पशन के बीच में इतनी ज्यादा रिलेशनशिप है ही नहीं। कई बार लोग अपनी पास्ट इनकम जो है ना उससे भी स्पेंड करना चालू कर देते एकदम से। कई बार लोगों को एक्सपेक्टेशन होता है फ्यूचर में कि इनकम बढ़ेगी, तो अभी इनकम ना हो तो भी वो इनकम ना होने के बावजूद भी स्पेंडिंग बढ़ाना चालू कर देते हैं। ये किसने पॉइंट आउट किया, गार्डनर एक्ली लास्ट में। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर, यह नाम बराबर लिखा है, आर ए भी नहीं है, आर एफ कहां है। The multiplier concept is a key contribution of Keynes to income and employment theory. Underline, इनकम एम्प्लॉयमेंट थियरी आती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट कौन सी थियरी के अंदर आता है, इनकम एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। इट इज अ पार्ट। नाउ while RF Khan is credited with discovering it, Keynes का रोल इसमें सबसे ज्यादा क्रूशियल माना जाता है। रिचर्ड गुडविन notes that Keynes transformed the multiplier from a tool for analyzing infrastructure project like road building into a critical concept for understanding income generation and employment। लोग पहले इसको क्या समझते थे कि सरकार रोड बनाएगी तो इसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगी, राइट। यानी लोगों ने सोच लिया था कि खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा उसके कारण मल्टीप्लायर की इफेक्ट आती है। ये कब सोचा गया, जब आर एफ खान ने बताया तब, लेकिन केन्स ने इसको सबके लिए आम कर दिया, यानी एवरीबडी कैन यूज इट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल की तरह से। दिस शिफ्ट हेल्प्ड ओपन न्यू वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ग्रोथ। पहले उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आती है, emphasizes how changes in investment affect income and employment। A drop in investment, याद रखो पूरी दुनिया ने ये महसूस किया है कि अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इनकम भी डिक्लाइन होगी और जॉब यानी एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं तो इसकी अपोजिट इफेक्ट आती है। तो जब भी किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर अगर स्टेबिलिटी लानी हो तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी।
इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है, बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना चाहिए। अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इंडिया में इनकम बढ़ेगी, जॉब बढ़ेंगे, राइट। फिर ट्रेड साइकिल, द मल्टीप्लायर हेल्प्स एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल। अ फॉल इन इन्वेस्टमेंट कॉजेज अ क्यूमुलेटिव डिक्लाइन। क्यूमुलेटिव यानी मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट को क्यूमुलेटिव बोलते हैं। डोमिनो इफेक्ट बोला जाता है इसको। डोमिनो इफेक्ट यानी क्या, वो डोमिनोज रखे जाते हैं ना, एक को अगर गिराएंगे तो साथ में सब गिरते जाएंगे। वो साइकिल लाइन में रखी हो, एक साइकिल गिराएंगे तो पूरी साइकिल गिरती जाएगी, तो एक दूसरी इफेक्ट को आगे बढ़ावा दे, उसको अपने क्या बोलेंगे, इस तरह से अपने बिजनेस साइकिल इफेक्ट बोलेंगे। तो क्यूमुलेटिव डिक्लाइन होता है, इससे इनकम भी डिक्लाइन होगी, एम्प्लॉयमेंट भी डिक्लाइन होगा, इससे रिसेशन आएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाए तो रिकवरी होगी। फिर इकोनॉमिक बूम यानी धीमे धीमे इन्फ्लेशन आने लगेगा। तो याद रखो, बिजनेस साइकिल को या तो ट्रेड साइकिल को समझना है तो इसके लिए मल्टीप्लायर काम करता है। सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी, मल्टीप्लायर प्रोसेस हेल्प्स अलाइन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट अनइक्वल है तो इन इंक्रीज एंड इन्वेस्टमेंट बूस्ट इनकम विच लीड्स टू मोर सेविंग, अल्टीमेटली बैलेंसिंग द टू। यानी अगर तुम्हारी कंट्री में सेविंग्स कम हो रहा है और इन्वेस्टमेंट की डिमांड ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट करने से लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से और ज्यादा सेविंग्स बढ़ जाएगा। नाउ फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, multiplier is a key tool for government in shaping economic policies. It suggests that state intervention यानी दखलगिरी, interference can influence income and employment by impacting investment level. तो जो भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट के लेवल्स है उसको इफेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट को पहले दखलगिरी करनी पड़ेगी। शुरुआत कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, बाद में दूसरी इंडस्ट्रीज उसको आगे बढ़ाना स्टार्ट करेगी। अब पहले टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट, the government can use investment injection यानी addition to reduce unemployment and achieve full employment। अगर मैं इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता हूं तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों इंक्रीज होंगे, लेकिन वो भी कैसे, मल्टीप्लाइंग इफेक्ट से। इफ वन इंजेक्शन इज इनफ द गवर्नमेंट कैन कंटिन्यू एडिंग इन्वेस्टमेंट अंटिल फुल एम्प्लॉयमेंट इज रीच। जब तक पूरा एम्प्लॉयमेंट नहीं कंप्लीट होता तब तक गवर्नमेंट आगे बढ़ाती जाएगी उसको। नाउ टू कंट्रोल ट्रेड साइकिल्स, the government can use the multiplier to manage economic booms and depreciation. In times of inflation, the government can reduce investment or spending to control inflationary pressure. गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट कम कर देगी इन्फ्लेशन जब होगा तो। अगर इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम तो थोड़ा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इफेक्ट आएगी, तो एडिशनल इनकम जो मार्केट में थी वो वापस खींच ली जाएगी। लेकिन जब डिफ्लेशन होता है तो डिफ्लेशन के टाइम पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है जिससे इनकम और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, ड्राइविंग रिकवरी थ्रू द मल्टीप्लायर इफेक्ट। इससे इकोनॉमी रिकवरी इफेक्ट में आएगी, मतलब डिप्रेशन से बाहर निकलेगी। फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग, द मल्टीप्लायर प्रिंसिपल सपोर्ट्स द यूज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग स्पेशली ड्यूरिंग अ डिप्रेशन व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। जब लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं उस वक्त गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्ट करना शुरू करती है, वो भी कैसे, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब गवर्नमेंट के पास इनकम कम है, गवर्नमेंट को खर्चा ज्यादा करना है, तो गवर्नमेंट लोगों से या तो लोन लेगी, आरबीआई से लोन लेगी, या नई प्रिंटिंग करेगी करेंसी नोट को और अपना एक्सपेंस बढ़ाती रहेगी। इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोला जाता है। करंट बजट के अंदर 4.4% डेफिसिट है टोटल जीडीपी का, जो पिछले साल की कंपैरिजन में 0.48% कम होने का अंदाज है। जितनी डेफिसिट कम होने उतना इकोनॉमी एडवांस हो रही है ऐसा माना जाता है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंडेड थ्रू डेफिसिट बजटिंग हेल्प्स बूस्ट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी जितना ज्यादा रोड पे, ब्रिजेस पे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर काम किया जाएगा उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की इफेक्ट मिलती जाएगी। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को किसको करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट करेगी कैसे, डेफिसिट फाइनेंसिंग से करेगी। फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, द मल्टीप्लायर प्लेज अ की रोल इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट which involves state spending on projects that improve public welfare. Unlike private investment, public investment is not driven by profit motives, making it more effective in addressing inflationary and deflationary pressure and maintaining full employment. अब देखो,
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तरह से पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट होता है वो, जब भी इन्फ्लेशन या तो डिफ्लेशन आए ना उस वक्त ये काम करता है। एंड मेंटेनिंग फुल एम्प्लॉयमेंट, बस यहां तक करना, उसके बाद जो लिखा है वो एग्जाम्पल है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्रिएट कंडीशन फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू थ्राइव, थ्राइव यानी टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, टू मूव फॉरवर्ड। और ये एग्जाम्पल दिया है कि डिप्रेशन के टाइम के ऊपर जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होती है, लोगों के पास सेव करने के लिए इनकम नहीं है, इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट हैज अ स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, मैंने पढ़ा था इसलिए मैं मना करता हूँ कि इतना तुम मत लर्न करना, चलेगा इतना।